और जो तर्क संग्रह है वो कैसा, वैशेषिक का ग्रंथ है। लेकिन देखो, न्याय दर्शन 4 ही प्रमाण मानता है और तर्क भाषा भी 4 प्रमाण मानता है, लेकिन वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण मानता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन के ऊपर लिखा गया जो तर्क संग्रह है वो 4 प्रमाण मानता है, क्योंकि ये प्रमाणों में न्याय दर्शन की सहायता लेता है। इसीलिए जो तर्क संग्रह है वो न्याय और वैशेषिक दोनों का ग्रंथ हो जाता है। तो प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा होता है, तो कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम था, जहाँ पर प्रत्यक्ष से करण सहायक सिद्ध हो, मतलब कोई भी वस्तु हो हम उसका निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हमारी इंद्रियों से उसको देख सकें, सुन सकें, उसको स्पर्श कर सकें। तो इस प्रकार से इंद्रियों से युक्त जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक और अलौकिक के भेद से 2 प्रकार का होता है, जिसमें लौकिक प्रमाण 6 प्रकार का होता है। लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण संयोग होता है, संयुक्त समवाय होता है, संयुक्त समवेत समवाय होता है, समवाय होता है, समवेत समवाय होता है और विशेष्य विशेषण भाव संबंध। ये 6 प्रकार का लौकिक प्रमाण होता है। सबसे पहले संयोग। संयोग क्या होता है, कह रहे चक्षुषा घटः प्रत्यक्ष जने संयोग। देखो, इसमें घट का उदाहरण लिया गया है कि पहले घड़ा हम केवल मात्र चक्षु से देखते हैं, तो हमारा और घड़े का, चक्षु का और घड़े का केवल मात्र संयोग होता है। फिर उस घड़े के अंदर मतलब उसके कलर को देखते हैं, जैसे उसमें अगर लाल कलर है, पीला है, हरित है, कपित है, किसी भी प्रकार का, तो उस वर्ण को देखते हैं। तो हमारी आंखों ने मतलब घड़े को तो पहले ही देख लिया था, तो घड़े के साथ तो केवल संयोग हुआ, लेकिन उसके वर्ण के साथ जब संयोग हुआ तो क्या हो गया, समवेत समवाय, संयुक्त समवाय हो जाएगा। और उस घड़े के वर्ण के अंदर भी जो लालत्व विद्यमान है, क्योंकि लालत्व जाति, रक्तत्व जाति भी तो होती है, तो जो जाति विद्यमान है तो वो संयुक्त समवेत समवाय होता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। पहले संयोग। संयोग क्या होता है, करे चक्षुषा घटः प्रत्यक्ष जनने संयोग है, जहाँ मात्र चक्षु से घट का प्रत्यक्ष होता है तो वो क्या होता है, संयोग संबंध होता है। तो यहाँ पर केवल मात्र चक्षु और घट दोनों का सीधा संबंध है। दूसरा है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय में क्या होता है, करे घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय। यहाँ पर चक्षु ने किसको देखा, घट रूप को, घट का जो रूप है, जैसे काले रंग का, कृष्ण रंग का उसका रूप मतलब कलर वर्ण है, तो चक्षु ने उसको देखा, तो क्या बन गया यहाँ पे, संयुक्त समवाय। तो घट का रूप और प्लस में चक्षु दोनों का संयोग क्या हो जाता है, संयुक्त समवाय। आगे है संयुक्त समवेत समवाय। यहाँ पर चक्षु ने किसे देखा, रूपत्व को, मतलब रूप के अंदर भी जो रूपत्व जाति विद्यमान है, तो उसको देखने से क्या संबंध बनता है, तो यहाँ पर चक्षु ने घट रूप को नहीं देखा, घट को तो पहले देख लिया था, वो संयोग में चला गया था। घट रूप को उसके बाद देखा तो वो संयुक्त संयोग में चला गया था। लेकिन यहाँ पे रूप के अंदर भी रूपत्व जाति जो विद्यमान है उसको चक्षु ने देखा, तो क्या बन गया, घटगत रूपत्व जो जाति है और प्लस चक्षु का जब संयोग होता है तो क्या बनता है, संयुक्त समवेत समवाय। क्योंकि संयुक्त घट और चक्षु का संयोग, फिर घट और घट रूप का संयोग समवेत हो गया। उस समवेत में भी जो समवाय रूप से रूपत्व जाति रह रही है, तो घटगत रूपत्व जाति जब चक्षु का संयोग करती है तो क्या बनता है, संयोग समवेत समवाय संबंध। आगे है समवाय संबंध, मतलब 2 वस्तुएं ऐसी जो एक दूसरे पे आश्रित हैं, जैसे श्रोत्र शब्द साक्षात्कार समवाय है। श्रोत्र और शब्द दोनों में आपस में क्या साक्षात संबंध होता है या समवाय संबंध विद्यमान है, क्योंकि शब्द है वो केवल मात्र श्रोत्र के द्वारा ही ग्राह्य होता है, श्रोत्र के अन्य वो किसी से भी ग्राह्य नहीं होता है। इसलिए इन दोनों का जो संयोग होता है वो कैसा संयोग है, समवाय सन्निकर्ष है। और आगे है समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो समवेत मतलब जो वस्तु पहले से ही समवाय संबंध में है, तो श्रोत्र और शब्द दोनों ही समवाय संबंध है, दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। उस समवेत में भी कोई आगे और भी ज़्यादा समवाय संबंध में रहना, जैसे शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है, तो जब श्रोत्र का शब्दत्व जाति से सीधा संबंध होता है तो उसको क्या कहा जाता है, समवेत समवाय सन्निकर्ष संबंध कहा जाता है। और आगे विशेष्य विशेषण भाव संबंध। अभाव प्रत्यक्ष से विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है, अर्थात ये मतलब कि दोनों अभाव में रहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता लेकिन फिर भी ये प्रमाण बन जाते हैं। जैसे हम किसी घट को रोज रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन वो घट एक बार हमें नहीं दिखाई देता, अगले दिन नहीं दिखाई देता, तो वहीं अभाव एक प्रकार का प्रमाण बन जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण।
तो अभाव के रूप में रहते हुए भी प्रत्यक्ष का विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष कहना। जैसे घटो अभाववत भूतलम, अर्थात यह जो भूतल है वो घट के अभाव वाला है। तो यहाँ पर घट का अभाव क्या है, विशेषण है, और भूतल यहाँ पर विशेष्य है। तो विशेष्य विशेषण अभाव से यहाँ पर अविशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है। आगे है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, कह रहे अनुमानम अनुमितिकरणम अनुमानम, जहाँ पर अनुमिति का करण मतलब सहायता। अनुमिति एक प्रकार की प्रमा होती है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जानी जाती है, और अनुमिति प्रमा से अनुमिति प्रमा है वो अनुमान प्रमाण के द्वारा जानी जाती है, और उपमिति प्रमा है उसका करण उपमान प्रमाण बनता है, और शब्द प्रकार के जो प्रमा है उसका प्रमाण शब्द प्रमाण बनता है। तो अनुमितिकरण अर्थात जो अनुमिति का सबसे सहायक सिद्ध कोई भी प्रमाण है वो कौन सा है, अनुमान प्रमाण, अर्थात अनुमिति का करण ही अनुमान प्रमाण होता है। कह रहे अनुमिति क्या होती है, तो कह रहे परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, जो परामर्श से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त होता है, एक दूसरे से परामर्श करके अपने आप से परामर्श करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अनुमिति कहते हैं। कह रहे परामर्श किसे कहते हैं, तो कह रहे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। ये कह रहे व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति से विशेष। व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति होती है एक वस्तु जहाँ वहाँ दूसरी भी मिले। जैसे धुआं दिख गया तो भले ही अग्नि दिखे या न दिखे, लेकिन हम अनुमान लगा देते हैं कि यहाँ पर अग्नि है। तो व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान से धर्म इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना परामर्श कहलाता है। अब कह रहे व्याप्ति किसे कहते हैं, तो कह रहे साहचर्य नियम हो व्याप्ति ही, जहाँ पर मतलब कि एक दूसरे के साथ रहे, साहचर्य नियम जो हो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हों। जैसे अग्नि और धूम का संबंध है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ निश्चय रूप से उसके साथ अग्नि भी मिलेगी। तो साहचर्य नियमों व्याप्ति ही, जहाँ पर साहचर्य नियम व्याप्त रहें वो व्याप्ति कहलाती है। आगे अनुमान। अनुमान के दो भेद होते हैं, एक स्वार्थ अनुमान होता है, एक परार्थ अनुमान होता है। स्वार्थ अनुमान कैसा होता है, कह रहे तत्र स्वार्थ स्व अर्थ अनुमिति हेतु हो, जहाँ पर अपने आप से ही किसी भी प्रकार का मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना। जैसे मैं हूँ, मैं पर्वत के ऊपर गई और मैंने देखा कि पर्वत के ऊपर धुआं है, तो मैंने स्वयं ही ये ध्यान लगा लिया कि हाँ पर्वत के ऊपर धुआं दिखाई दे रहा है, और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ तो अग्नि भी निश्चय रूप से होती है, इसलिए पर्वत में भी जरूर अग्नि है, क्योंकि अग्नि और धूम दोनों का व्याप्ति संबंध है, मतलब साहचर्य संबंध है। साहचर्य संबंध से मैं व्याप्ति का पता लगाऊंगी, और व्याप्ति से मैं ये परामर्श करूंगी कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी होगी। इस प्रकार की जो अनुमिति का मुझे बोध होता है, अनुमान से जो बोध करती हूँ, वो क्या कहलाता है, स्वार्थ संबंध। मतलब अपने आप में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो क्या कहलाता है, स्वार्थ अनुमान, अर्थात स्वार्थ स्व अनुमिति हेतु, अपनी अनुमिति का जो हेतु बने वो स्वार्थ अनुमान। और दूसरा है प्रार्थानुमान। प्रार्थानुमान किसे कहते हैं, जब किसी दूसरे को समझाने के लिए, परम बोधयितुम, किसी दूसरे को अवबोध करवाने के लिए, जनाने के लिए, जब 5 प्रकार के अवयवों का बोध किया जाता है, एक प्रतिज्ञा का, एक हेतु का, एक उदाहरण का, एक उपनयन का, उपनयक और एक निगमन का। जैसे मैं किसी दूसरे को समझा रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ कि इस पर्वत में अग्नि है, लेकिन पर्वत में अग्नि तो कहीं से नहीं दिखाई दे रही, ऐसा तो कोई पागल नहीं है कि सीधा ही कोई मान लेगा। तो मैं उससे सबसे पहले प्रतिज्ञा करूँगी कि ये जो पर्वत है वो अग्नि वाला है, ये मेरी प्रतिज्ञा होगी। दूसरा पूछेगा क्यों, अग्नि वाला क्यों है, तो मैं उसे हेतु दूंगी, क्योंकि यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है। अग्नि भले ही न दिखाई दे, लेकिन धुआं तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला ये भी तो प्रश्न करेगा कि धुआं ही तो दिखाई दे रहा है, अग्नि तो नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अग्नि है। फिर मैं उसे उदाहरण दूंगी कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि भी अवश्यमेव होती है, जैसे रसोई घर, तो रसोई घर का उदाहरण दूंगी। फिर मैं उपनय करूँगी कि जैसे रसोई घर में हमने देखा है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, तो इस पर्वत में भी तो धुआं है, तो ये मैं उपनय करूँगी कि इस पर्वत में भी धुआं है। फिर मैं निगमन अर्थात उपसंहार करूँगी कि इसीलिए इस पर्वत में भी अग्नि है, कि यहाँ धुआं है, इसी वजह से यहाँ पर अग्नि है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अवयवों का बोध करवाने के लिए, किसी दूसरे को अवयवों से बोध करवाने वाला जो अनुमान कहलाता है वो प्रार्थानुमान कहा जाता है। आगे है लिंग। 3 प्रकार के हेतु होते हैं जिनको हम हेतु बोलते हैं या लिंग बोलते हैं। तो इन दोनों स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान दोनों अनुमितियों का करण जो होता है वो लिंग, अर्थात इन दोनों में जो सहायक सिद्ध होता है वो हेतु होता है। तो ये लिंग यानी हेतु 3 प्रकार का होता है, एक अन्वय व्यतिरेकी,
एक केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी का क्या होता है, तो कह रहे अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वम, अर्थात जहाँ पर व्याप्ति मतलब दोनों का जो साहचर्य संबंध है, जैसे धूम और अग्नि दोनों का साहचर्य संबंध है, तो जो व्याप्ति है वो अन्वय के द्वारा भी और व्यतिरेकेण अर्थात व्यतिरेक के द्वारा, दोनों के द्वारा जहाँ पर प्राप्त हो जाए वो क्या कहलाता है, अन्वय व्यतिरेकी। तो इसका उदाहरण क्या है, वहनी साध्यौ धूमत्वम, यहाँ पर वहनी हमने अर्थात जो अग्नि है वो हमने सिद्ध की है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर धुआं है। तो हम इसको दोनों तरीके से, अन्वय में क्या होता है, साक्षात मतलब एक सकारात्मक उदाहरण निकाला जाता है, और व्यतिरेक में उल्टा उदाहरण निकाला जाता है। जैसे हम अन्वय में कैसे उदाहरण निकालते हैं, अन्वय में हम ऐसा बोलते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, जैसे ये पर्वत ऐसा रहा, जैसे रसोई घर। और व्यतिरेक में उल्टा करेंगे कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि धुआं अग्नि से ही तो उत्पन्न होता है, तो जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होगा, जैसे तालाब में। तो दोनों तरफ से मतलब सकारात्मक में भी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये अन्वय होता है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरेकी होता है। तो जहाँ पर हमें उदाहरण ऐसा मिले कि जो अन्वय में भी निकलता हो और व्यतिरेकी में भी निकलता हो, वो क्या कहलाता है, अन्वय व्यतिरेकी। ये समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। ना भी आए तो उदाहरण तो कम से कम कर ही लेना। आगे है केवलान्वयी। केवलान्वयी में क्या होता है कि ऐसा उदाहरण मिलना, कोई ऐसा उदाहरण मिले या कोई ऐसी व्याप्ति मिले जिसका उल्टा उदाहरण न बना सके, मतलब व्यतिरेक में न बना सके, केवल मात्र अन्वयी में ही मिलाएं। तो कह रहे अन्वय मात्र व्याप्ति ही, जहाँ पर अन्वय मात्र में व्याप्ति का रहना क्या कहलाता है, केवलान्वयी। जैसे घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, कि जो घड़ा है वो अभिधेय अर्थात जानने की योग्य है, मतलब अभिधेय है क्योंकि प्रमेयत्वात् जानने योग्य विषय है। तो इसका सीधा सीधा अन्वय निकलेगा कि यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, अर्थात जो ज्ञान का विषय है, सीधी सी बात है, उसका कोई नाम भी होगा। तो जहाँ जहाँ पर प्रमेय होता है वहाँ वहाँ पर अभिधेय भी होता है। हम इसका ऐसे उदाहरण नहीं मिला पाओगे कि जहाँ जहाँ अभिधेय नहीं होता वहाँ वहाँ प्रमेयत्व नहीं होता, केवल एक ही उदाहरण निकलेगा अन्वयी में। आगे है केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी में क्या होता है कि इसमें उल्टा उदाहरण मिलता है, केवल मात्र सीधा उदाहरण नहीं मिलता सकारात्मक में। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिम केवल व्यतिरेकी, जहाँ पर व्यतिरेक मात्र का उदाहरण मिलना क्या कहलाता है, केवल व्यतिरेकी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्, पृथ्वी से इतर मतलब कहीं भी गंध नहीं होती है, जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ गंध भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। यत्र यत्र पृथ्वी नास्ति तत्र तत्र गंधत्वमपि नास्ति, क्योंकि जहाँ भी हम गिनाएंगे कि यहाँ गंध आ रही है वहाँ गंध आ रही है, तो सीधी सी बात है, गंध जब है ही पृथ्वी का लक्षण तो पृथ्वी से अलग तो जा ही नहीं सकता। जहाँ भी कोई भी उदाहरण देंगे वो पृथ्वी का ही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं होगी वहाँ वहाँ गंध भी नहीं होगी, इसके उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे जल हो गया, वायु होगी, लेकिन ये उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहाँ जहाँ गंध होती है वहाँ वहाँ पृथ्वी होती है। तो इसका कोई अन्य उदाहरण, क्योंकि उदाहरण तो अन्य दिया जाता है ना, इसका जो भी उदाहरण देंगे वो सारे के सारे पृथ्वी के अंदर ही आ जाएंगे, इसलिए इसके केवल मात्र व्यतिरेकी नाम का ही लिंग मिलेगा, व्यतिरेकी नाम की ही व्याप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं, या जिनको हम 3 प्रकार के हेतु भी बोल देते हैं, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, केवलान्वयी हेतु या केवल व्यतिरेकी हेतु। नॉर्मल से हैं, इनके उदाहरण भी नॉर्मल से ही हैं, पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से समझना भी। आई थिंक समझ में आया हो।